दिल्ली में बाढ़ के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसी बीजेपी। कहा, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं केजरीवाल, हर समस्या का करते हैं राजनीतिक इस्तेमाल। भाजपा ने कहा, सड़कों पर शरण लेने को मजबूर लोगों की नहीं ली जा रही है सुध। दिल्ली और एनसीआर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और नौसेना राहत एवं बचाव कार्य में जुटी। यमुना में घटते जलस्तर के बाद भी कई क्षेत्रों में जल भराव, यातायात प्रभावित, कई इलाकों में पीने के पानी की भी दिक्कत। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जताया अनुमान। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक और छत्तीसगढ़ में कल के लिए भारी वर्षा का अनुमान। गुजरात में 18 और 19 जुलाई को तेज बारिश के आसार। भाजपा ने राजस्थान सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, गहलोत सरकार लूट, अत्याचार और कुशासन वाली सरकार, भ्रष्टाचार के बनाए नए रिकॉर्ड। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत की। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमतों में फिर से की कटौती। कई शहरों में नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए अब 80 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर की बिक्री। कल से कुछ और शहरों में शुरू की जाएगी बिक्री। गुजरात के गांधीनगर में 17 से 18 जुलाई को तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडोनेशिया और कनाडा के वित्त मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन सिंगापुर भारत हैकथॉन के तीसरे संस्करण का भी सफलतापूर्वक आयोजन। कर्नाटक के हम्पी में तीसरी शेरपा बैठक का हुआ समापन। बैठक में सह निर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर। G20 सदस्य देशों ने अफ्रीकी संघ को G20 फोरम का स्थायी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का किया समर्थन। कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब किया अपने नाम। मुकाबले में नोवाक जोकोविच को दी मात। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर खिताब जीत लिया। स्पेनिश स्टार अल्कराज का ये पहला विंबलडन खिताब है। इससे पूर्व उनका विंबलडन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2021 में आया था सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश की राजधानी ही जब बाढ़ की स्थिति से जूझ रही हो तो रोष तो स्वाभाविक ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से हालात संभलते दिख नहीं रहे। आरोप प्रत्यारोप जारी है और भाजपा भी मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है और सवाल पूछ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाढ़ नियंत्रण और तैयारियों को लेकर शीर्ष समिति की बैठक ही नहीं बुलाई, जो मानसून से पहले प्रतिवर्ष बुलाई जाती है, और बाढ़ नियंत्रण आदेश भी जारी नहीं हुए। राजधानी दिल्ली अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति से जूझ रही है, जिससे दिल्लीवासी संकट में हैं, जबकि शहर हाल के इतिहास में सबसे खराब जलभराव के संकटों में से एक का सामना कर रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने बाढ़ नियंत्रण और तैयारी के लिए शीर्ष समिति की बैठक ही नहीं बुलाई। चौंकाने वाली बात यह कि जून के अंत तक अपनी अनिवार्य वार्षिक बैठक होने के बावजूद शीर्ष समिति बुलाने में विफल रही और परिणाम स्वरूप बहुत जरूरी बाढ़ नियंत्रण आदेश कभी जारी नहीं किया गया। एपेक्स कंट्रोल बॉडी, जो फ्लड कंट्रोल बॉडी है, उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने मीटिंग मांगी। इन्होंने जब मीटिंग मांगी तो वो मीटिंग 19 तारीख के लिए, जब ये मीटिंग के कागज मूव किए गए, 21 तारीख के लिए रखी गई, तो अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान में बैठे थे। 19 तारीख को वो राजस्थान में थे और उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो मीटिंग
अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है। फ्लड तो आने जाने वाली बात है, और मैं तो ठहरा दिल्ली का मालिक, बाकी जिनका काम है वो अपना काम करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, एक तरह पूरी तरह विफल हुए हैं। कोविड आया तब उन्होंने वो कर दिया, बिजली की समस्या है तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हर काम पे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केजरीवाल को खरी खरी सुनाई और कहा कि दिल्ली सरकार ढीठ हो गई है। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी, और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। एक और जहां केजरीवाल सरकार दूसरों पर दोष मढ़ने लगी है, दूसरी ओर भाजपा नेता ग्राउंड जीरो पर जाकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भाजपा ने बाढ़ग्रस्त लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी बात सामने रख रहे हैं, लेकिन आम लोगों को मदद की दरकार है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। अपना घर बार गंवा चुके विस्थापितों की परेशानियां दिल कचोटती हैं, लेकिन अब दिल्ली ही नहीं, गाजियाबाद और नोएडा के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। आइए देखते हैं कैसे है दिल्ली एनसीआर में बाढ़ के हालात। बाढ़ के खतरे से जूझती दिल्ली में यमुना के बढ़े जलस्तर ने चारों ओर त्राही मचा रखी है। दिल्ली और राजधानी क्षेत्र में जलभराव से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके चलते दिल्ली सहित गाजियाबाद और नोएडा के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंच चुका है। जगह जगह पानी भर जाने के कारण रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंधित किया गया। वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई है। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बीते दिनों जलभराव की बिगड़ती स्थिति के बीच आज भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने आईटीओ यमुना बैराज पर गेट खोलने का अभियान शुरू किया। भारतीय नौसेना के गोताखोरों में डीप डाइवर और अन्य एक्सपर्ट शामिल है। बाढ़ प्रभावित दिल्ली और राजधानी क्षेत्र के तमाम इलाकों में भारतीय नौसेना भी राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी है। भारतीय नौसेना यहाँ परसों से मौजूद है। परसों हमने इनिशियल असेसमेंट की थी। कल का दिन हमारा ज़्यादातर मोबिलाइजेशन में था। जो परसों हमने रेकी किया था उसके हिसाब से जो जो सामान चाहिए था वो सब मोबिलाइज कर दिया है और वो आ चुका है। तो आज सुबह से हम लोग ने अपने गेट नंबर 30 पे डाइविंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी गेट नंबर 31 पे काम चल रहा है, जो उन्हें मदद चाहिए उसकी भी हम इक्विपमेंट भी लेके आए और तैयारी भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के राजघाट इलाके में भी जमा पानी को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ प्रभावित राजघाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। राजघाट पहुंचकर उपराज्यपाल ने स्थिति की जानकारी ली और बाढ़ से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए। यहाँ पर पानी जो है यहाँ से लिफ्ट किया जा रहा है। कम से कम ये 5 फुट से ज्यादा का पानी होगा और यहाँ से इस पानी को लिफ्ट किया जा रहा है मोटर के जरिए, और ये काम काफी समय से चल रहा है। यहाँ पर कल से ये देखा जा रहा है, और ये पानी को यहाँ से लिफ्ट करने के बाद ये पानी को सीवर लाइन की तरफ डाला जा रहा है। और ऐसी कई सारी मोटर्स हैं जो कि इस पूरे स्ट्रेच में देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने के कारण कई इलाकों में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। शनिवार को यमुना का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। ऐसे में बाढ़ की मार झेल रहे दिल्ली वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली से गिरीश निशाना और चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मौसम को लेकर भी अजीब विडंबना देखने को मिल रही है। गर्मी से बेहाल हम मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो वहीं वर्षा के आगमन के साथ ही प्रकृति से खिलवाड़ करने के नतीजे स्वरूप बाढ़, भूस्खलन से दो चार होते हैं।
और देश में इस कारण से उत्तरी भारत ही नहीं पूरब से पश्चिम तक अत्यधिक बारिश और उससे उत्पन्न मुश्किल हालात चिंता का सबब बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 16 और 17 जुलाई को ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं बारिश के कारण पिथौरागढ़ में बलवाकोट धारचूला रोड पर 200 मीटर तक सड़क ढह गई। 16 तारीख के लिए तो उसमें देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार को रखा है और फिर जब आप अगले दिन 17 को देखते हैं तो 17 में देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार के अलावा कुमाऊं के भी जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर है, उनको भी रेड में रखा गया है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी, वेरी हैवी तो मिलेंगी, साथ में एकाध जगहों में जो अत्यंत भारी होती है वर्षा, उसकी भी संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अब भी बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है, लेकिन अगले 5 दिनों के लिए बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में भी बारिश के कारण लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई है अलग अलग जिलों में, और जो जिले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के जिले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी में भी आसपास के इलाकों में घाटों की सीढ़ियां और छोटे मंदिर जलमग्न हो गए। कानपुर में भी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से खास सावधानियां बरती जा रही हैं। झारखंड के दक्षिणी और मध्य भाग में 2 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, जमशेदपुर और रांची के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दक्षिणी जो भाग हैं झारखंड के, वहाँ पे ज्यादा बारिश होने की संभावना है, दक्षिणी और मध्य भाग। और दक्षिणी भाग में भी बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। असम में बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर है। राज्य के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं बाढ़ से अब तक 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। भारी बारिश के कारण बेकी, ब्रह्मपुत्र और संकोश नदी का जलस्तर बढ़ गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में व्यापक वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। उधर पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में भी अगले 5 दिनों तक छिटपुट रूप से भारी बारिश की आशंका है। गुजरात में 18 और 19 जुलाई को तेज वर्षा के आसार हैं। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 19 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और भीतरी कर्नाटक में भी 18 से 20 जुलाई तक मध्यम बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 4 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री दौरे के दौरान घुमारवीं उपमंडल के तहत धदोल में बारिश के चलते प्रभावित हुई गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावित इलाके का दौरा भी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रदेश की पूरी मदद कर रही है। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से हराकर खिताब जीत लिया। स्पेनिश स्टार अल्कराज का ये पहला विंबलडन खिताब है। इससे पूर्व उनका विंबलडन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2021 में सामने आया था। राजस्थान में भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज जयपुर में विशेष अभियान का शुभारंभ किया। नहीं सहेगा राजस्थान। जेपी नड्डा राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सरेआम भ्रष्टाचार में लगी है।
देश के कई राज्यों में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। उन राज्यों में से राजस्थान भी एक है। राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। रविवार को बीजेपी ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज किया। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक विशाल रैली में इस अभियान का शुभारंभ किया। गहलोत सरकार पर करारा प्रहार करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार सरेआम भ्रष्टाचार कर रही है और उसके नेता जनता को लूटने में लगे हैं। गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, यह गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में महिला, बच्चे, आदिवासी और दलित सुरक्षित नहीं हैं। गहलोत सरकार हर मोर्चे पर नाकाम सरकार साबित हुई है। जेपी नड्डा ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। महिलाओं पर अत्याचार हो, आदिवासियों पर अत्याचार हो, बच्चों पर अत्याचार हो, सभी में राजस्थान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है तो गहलोत सरकार ने किया। बीजेपी से राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गहलोत सरकार केवल चंद लोगों की सरकार बनकर रह गई है। जनता त्राही त्राही कर रही है। इस सरकार को जनता के सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। आप राजस्थान के ढाणी नड्डा जी, आप चले जाओगे ढाणी के अंदर, छोटे छोटे नगर के अंदर, और आप लोगों से पूछेंगे कि ये सरकार की सबसे बड़ा काम क्या हुआ है ये 4.5 साल में, तो सब आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार एक ऐसा जोरदार भ्रष्टाचार है कि कोई भी कार्य, कोई भी काम आज के दिन के अंदर हम बिना रिश्वत दिए कर नहीं सकते। जेपी नड्डा ने एक थीम वीडियो भी जारी किया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या, सांप्रदायिक दंगे और अन्य मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने राज्य सरकार का फेल कार्ड भी जारी किया। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के यूपीए का मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं एनसीपी के अजीत पवार गुट ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख से मुलाकात की और कहा कि आज हम सब हमारे नेता शरद पवार जी से मिले और हमने उनसे आशीर्वाद मांगा। हमारी जो इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे, लेकिन शरद पवार ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। गुजरात का गांधीनगर G20 का महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र बना हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में हिस्सा लिया और इंडोनेशिया और कनाडा के वित्त मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को होनी है, जिसमें भारत में नवाचार, कला और शिल्प और स्टार्टअप जैसे पवेलियन भी होंगे। वहीं गांधीनगर में सिंगापुर भारत हैकेथॉन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जा रही है। 17-18 जुलाई 2023 को होने वाली बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई सारे पवेलियन बैठक स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। भारत नवाचार, कला और शिल्प और स्टार्टअप आदि जैसे पवेलियन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत फाइनेंस ट्रैक की सबसे बड़ी बैठक
17 और 18 जुलाई को गांधीनगर में होनी है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करने जा रहे हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन होगा। 520 से ज्यादा डेलीगेट्स और 66 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेशंस इसका हिस्सा होंगे। 5 बड़े थीम्स पर चर्चा होनी है। गुजरात के गांधीनगर में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स डायलॉग में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने IFSC यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर को एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित करने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने IFSC को विश्वसनीय व्यावसायिक नियमों के लिए बेहतर बताया है। With trusted business regulations, competitive tax structure, with focus on ease of doing business, for development and regulation of financial markets in GIFT, a unified regulator, the International Financial Services Center's authority has been set up with statutory backing by consolidating the domestic regulations. तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से पहले रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इंडोनेशिया की वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों ने भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता शुरू करने का फैसला लिया है। साथ ही वैश्विक मुद्दों पर समझ साझा करने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से एक मंच बनाने पर भी सहमति जताई गई है। There are several legacy issues which we are continuing to take forward during our presidency. In this context, this dialogue, which we are announcing today, can play an instrumental role in reaching a common understanding on issues and taking forward the global agenda from the perspective of the emerging market developing economies. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास को बढ़ाने पर जोर दिया। रविवार को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने IIT गांधीनगर में सिंगापुर भारत हैकेथॉन के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। समापन समारोह में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधान ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के लिए बहुत अच्छा तालमेल है। श्री नरेंद्र मोदी एंड Singaporean Prime Minister has launched this cross-border linkage between UPI and PayNow. Linkage of UPI and PayNow is a new milestone in India-Singapore relation. The linkage of these two payment systems will enable residents of both countries to transfer cross-border remittance faster and in a more cost-efficient manner. तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 17-18 जुलाई तक आयोजित 2 दिवसीय बैठक में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित कई प्रतिनिधि बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गुजरात की संस्कृति से भी वो रूबरू होंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय मिश्रा की रिपोर्ट, DD न्यूज, गांधीनगर। और तीसरी G20 शेरपा बैठक कर्नाटक के प्राचीन शहर हम्पी में संपन्न हो गई। बैठक में प्रतिनिधियों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई। बैठक में त्वरित, समावेशी और लचीला विकास सुनिश्चित करने, SDG पर प्रगति में तेजी लाने, हरित विकास, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार आदि में भारत की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाया गया। भारत की G20 की अध्यक्षता में कर्नाटक के हम्पी में चल रही तीसरी शेरपा बैठक का रविवार को समापन हो गया। तीसरी शेरपा बैठक में सहनिर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया गया। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भारत के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को G20 देशों से रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मसौदा दस्तावेज पर अंतिम विचार किया जाएगा। India has put forward multiple key proposals in front of the G20 countries, and these multiple proposals look at the shaping the global agenda and response to the crisis and challenges faced by the world today. We look at it, many of these issues, the G20 countries engaged very, very constructively and positively with the draft which we had put out, and they were in strong praise for India's ambition on delivering strong and action-oriented outcomes.
अमिताभ कांत ने बताया कि कई देशों की राय है कि यह G20 की शुरुआत के बाद से सबसे महत्वाकांक्षी दस्तावेज है और उन्होंने इसे इस मंच पर लाने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य की चुनौतियों से निपटने के प्रयासों की सराहना की। This is the most ambitious outcome document developing countries, emerging countries and for the developed world to the core of the G20 efforts. They've praised our efforts to bring very strong outcomes to deliver the key global challenges. वहीं G20 सदस्य देशों ने अफ्रीकी संघ के देशों को G20 फोरम का स्थायी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रमुख प्रस्तावों और वैश्विक एजेंडे को अंतिम रूप देने पर चर्चा की। Prime Minister has already said that this is not an era of war and therefore we've tried to bring, this is an era of diplomacy and dialogue, so we've tried to bring everyone together and we are acting together with everybody. शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि हम एजेंडे के आधे रास्ते पर हैं और वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को और खोलने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि रूस की कुछ चिंताएं हैं, लेकिन अंतिम बयान तैयार होने से पहले इस पर गौर किया जाएगा और भारत को आम सहमति की उम्मीद है। हम्पी में G20 शेरपा प्रतिनिधियों ने विरूपाक्षा स्वामी मंदिर परिसर में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दिलकश रूप देखा। भारत की अध्यक्षता में G20 इस वर्ष वसुधैव कुटुंबकम के व्यापक दृष्टिकोण के तहत एक कार्योन्मुख परिणाम का लक्ष्य रखे हुए है। इस शेरपा बैठक ने अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श को आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।